वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका इस कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो तक हमने अकाउंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा था। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि आज से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। आज से हम कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिनको हल करने के लिए हमें अंकीय गणनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें एक फिक्स रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। हमने पीछे की वीडियोस में आपसे यह चर्चा किया है कि जब भी कोई लेन देन होता है, जब भी कोई व्यवहार होता है, तो उसके कम से कम प्रभावित होने वाले दो पक्ष होते हैं। उन दोनों पक्षों में से एक पक्ष को डेबिट किया जाता है तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। और अगर जर्नल एंट्री के बेस पे बात करें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक इसी ही कॉन्सेप्ट को लेकर जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनाया जाता है, हमारे जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं, उनका जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में मुख्य रूप से दो ही पक्ष होते हैं। एक हमारा होता है संपत्ति और दूसरा पक्ष हमारा होता है दायित्व। और ये संपत्ति और दायित्व दोनों एक तराजू के दो पलड़ों की तरह होते हैं, जिनका आपस में बराबर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय की जो चिट्ठा बनाया जाता है, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उस बैलेंस शीट में जो संपत्ति होते हैं और जो दायित्व होते हैं वे दोनों बराबर होते हैं। और उन्हीं दोनों को बराबर करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसे हम समीकरण के रूप में भी व्यक्त करते हैं। समीकरण के लिए दो चीजें होनी आवश्यक हैं, जिसे हम जानते हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जब बराबर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे जो सूत्र है वो एक समीकरण के रूप में है, जिसमें एक बायां पक्ष है और दूसरा दायां पक्ष है। और ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं। राशियों का जब योग किया जाता है दोनों पक्षों का, तो वो दोनों पक्षों के योग हमेशा समान होने चाहिए, तभी हमारा यह समीकरण संतुलित माना जाता है। अगर इस लेखांकन समीकरण को शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो हम बिल्कुल सरल शब्दों में कह सकते हैं कि लेखांकन समीकरण एक सूत्र है जो व्यवसाय की संपत्तियों एवं व्यवसाय के दायित्वों के मध्य समानता सिद्ध करता है। मींस व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उनका योग और व्यवसाय के जो दायित्व हैं उनका योग दोनों समान होता है। इन दायित्वों में दो तरह के दायित्व शामिल किए जाते हैं। कुछ दायित्व तो आंतरिक होते हैं और कुछ दायित्व हमारे बाह्य होते हैं। हम दोनों पे आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दायित्व क्या होते हैं, संपत्तियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा पीछे की वीडियोस में, जब हम महत्वपूर्ण शब्द बता रहे थे लेखांकन के, तो वहां पे हमने आपसे विस्तृत रूप से इनके बारे में एक एक शब्द के बारे में चर्चा किया है। हमने एक वीडियो में सिर्फ संपत्तियां ही बताई हैं, एक वीडियो में सिर्फ दायित्व ही बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको संपत्ति और दायित्व में समझने में कुछ दिक्कत हो रही होगी तो आप उन पिछली दोनों वीडियोस को देख लेंगे। वहां से संपत्ति और दायित्व पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा लेखांकन समीकरण है क्या, जिसे हम सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। तो होता है संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस बाह्य दायित्व। इंग्लिश में बोले तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं, कैपिटल प्लस
लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में दोनों तरह के दायित्व हैं, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, दोनों तरह के दायित्व यहाँ पे शामिल होते हैं। अब संपत्तियों में भी कई तरह की संपत्तियां होती हैं, कुछ मूर्त संपत्तियां होती हैं, कुछ अमूर्त संपत्तियां होती हैं। ऐसे ही पूंजी क्या होता है और दायित्व क्या होते हैं। मींस इस समीकरण में मुख्य रूप से हमें तीन पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक तो संपत्तियां हैं, पूंजी है और दायित्व हैं। तो इस समीकरण को जब हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे या इस समीकरण पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मुख्य रूप से हमें कुछ हेड्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और वे कौन कौन से पॉइंट होंगे और किस पोर्शन में कौन कौन से पॉइंट होंगे, इन पे हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इसके जस्ट बाद की वीडियो में हम प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि इस समीकरण पर प्रश्न हल कैसे किए जाते हैं। आइए देखते हैं। यदि संपत्तियों की बात करें तो जब भी आप इस सूत्र में संपत्तियों की गणना करने लगेंगे तो वहां पे मुख्य रूप से कौन कौन सी संपत्तियां होंगी जिनकी हमें गणना करनी होगी, या वे कौन सी संपत्तियां हैं, वे कौन से हेड्स हैं जो कैलकुलेशन के दौरान इफेक्टिव होंगे, प्रभावित होंगे, जिनके मूल्य बदलते रहेंगे गणना के अनुसार। जब भी हम गणना करेंगे, जो हमारे लेखांकन व्यवहार हैं उनको जब अपने समीकरण में शामिल करेंगे तो उनके मान में, उनके मूल्य में परिवर्तन होने लगेगा। तो वे कौन कौन से पॉइंट हैं संपत्तियों में जिनमें परिवर्तन होता है या जिन पॉइंट्स पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें तो यदि आप देखें तो पहला पॉइंट है हमारा हाथ में रोकड़, और इसे कैश इन हैंड के नाम से जानते हैं। वास्तव में कैश इन हैंड वह पोजीशन है कि जिसमें हमारे ऑफिस में या हमारे कार्यालय में नकद के रूप में राशि आती है और वो राशि हमारे पास नकद के रूप में कितनी है। वास्तव में जब हम नकद भुगतान करते हैं तो यह राशि कम होती है और जब नकद राशि हमें प्राप्त होती है तो यह राशि बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारा नकद किस तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरा है बिल्कुल ऐसा ही कि हम अपने पैसे को बैंक में भी रखते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज उसे कैश एट बैंक के नाम से जाना जाता है। यदि हम अपने बैंक खाते से किसी को भुगतान करते हैं तो यह बैंक खाते की राशि कम हो जाती है, और जब किसी से हमें भुगतान चेक के रूप में मिलता है और उस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं तो हमारे खाते में जो जमा राशि है उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें इस चीज को देखना है कि हमारे किन व्यवहारों से बैंक का बैलेंस घट रहा है और किन व्यवहारों से बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है डेटर। डेटर मुख्य रूप से तब बनता है जब हम उधार माल बेचते हैं। तो जब भी हम उधार माल बेचेंगे ऐसी स्थिति में डेटर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब देनदारों से हमें भुगतान प्राप्त होगा तो देनदार हमारा घट जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी हमें देखना है कि किन कारणों से देनदार घटता है और किन कारणों से देनदार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेच देते हैं, क्रेडिट सेल कर देते हैं, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति हमारे लिखे गए बिल पर हमें स्वीकृति करके दे देता है, जो एक प्रमाण के रूप में होता है। उस पर अवधि पड़ी होती है और उस निश्चित अवधि के बाद उस बिल का भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। तो यदि किसी देनदार से हमें भुगतान के स्वरूप में बिल मिल रहा है, तो अगर बिल मिल रहा है तो इस बिल्स रिसेबल की मात्रा बढ़ेगी, और अगर हम किसी को बिल दे रहे हैं तो यहाँ पे बिल्स रिसेबल, अगर उस बिल को हम किसी को दे रहे हैं तो बिल्स रिसेबल की मात्रा यहाँ पे घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। जब हम अपने अतिरिक्त धन को
और अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए कहीं पर नियोजित करते हैं तो उसे विनियोग कहा जाता है। मींस अगर हमने अपने पैसे से शेयर खरीद लिया तो उस शेयर पर हमें डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। यदि हमने अपने उस पैसे को किसी डिवेंचर में लगा दिया तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में हमने फिक्स कर दिया तो वहां से हमें ब्याज मिलेगा। बीमा पॉलिसी में हमने पैसे को लगा दिया तो हमें रिस्क कवर भी मिलेगा और एक समय के बाद उसकी मैच्योरिटी भी मिलेगी। मींस अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए पैसे को लगा देना विनियोग कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम विनियोग करते हैं, जब हम अपने पास जो धन है उसे कहीं पर अतिरिक्त धन प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाते हैं तो उसे उससे हमारा विनियोग प्लस करता है, बढ़ जाता है। और जब हम विनियोगों को बेच देते हैं या विनियोगों को तोड़कर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे विनियोग घटते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें देखना है कि विनियोग हमारा घट रहा है, ये बढ़ रहा है, किस एक्टिविटी के कारण घट रहा है या बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक के साथ दो स्थितियां होती हैं, या तो स्टॉक को परचेज किया जाएगा या तो स्टॉक को सेल किया जाएगा। यदि स्टॉक को परचेज किया जा रहा है तो स्टॉक हमारा प्लस होगा, बढ़ेगा, और यदि वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो स्टॉक को बेचा जा रहा है तो स्टॉक यहाँ पे कम होगा। तो इन दोनों ही बातों से हमारा ये स्टॉक प्रभावित होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्व दत्त व्यय। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई वर्षों का खर्च एक बार में कर देते हैं, या जिस राशि का खर्च हमें इस वर्ष भी करना है और अगले वर्ष भी करना है। मेनली हम इसमें एग्जांपल के रूप में लेते हैं इंश्योरेंस, बीमा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमा 2 वर्षों के लिए करा लेते हैं या 3 वर्षों के लिए करा लेते हैं, तो अगले वर्ष का भी हमने इसी वर्ष में एक्स्ट्रा जमा कर दिया। तो जब तक हम उस बीमे का लाभ नहीं ले लेते हैं, उस बीमे की टाइम को हम एक्सपेंड नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे पास वो एज ए एसेट्स ट्रीट होता है। तो यदि हमने प्रीपेड कर दिया तो हमारा ये एसेट्स बन गया या इसमें प्लस हो गया, और जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो उस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल के खत्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा पूर्व दत्त व्यय कम हो जाएगा। इस बात को भी वहां पे देखना है। नेक्स्ट, उपार्जित आय, एकर्ड इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जो आपने जनरेट तो कर लिया है, इसे पैदा तो कर दिया है, लेकिन अभी आपको मिल नहीं सकी है। जैसे आपने किसी का काम कर दिया और उस काम को करने के बदले आप कमीशन लेते हैं, तो आपने उसका काम कर दिया करंट ईयर में, तो वो राशि जो काम किया कमीशन के रूप में आपको इसी वर्ष मिल जानी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस वर्ष नहीं मिल सकी है। मींस कमाई हमारी इसी वर्ष की है, इनकम हमारी इसी वर्ष की है। तो ऐसी इनकम को, ऐसे उपार्जन को हम उपार्जित आय के रूप में जानते हैं। तो जब जब हमारी उपार्जित आय बनेगी तब तक ये प्लस करेगा, और वह उपार्जित आय जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी कुछ फिक्स एसेट्स हैं, अस्थाई संपत्तियां हैं, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, भूमि व भवन है। ये सारे एक जैसे नेचर की हमारी संपत्तियां हैं, इनको हम अस्थाई संपत्तियों के नाम से जानते हैं। तो ये संपत्तियां जब भी व्यवसाय में खरीद के आती हैं तो ये प्लस हो जाती हैं, और जब इन्हें बेच दिया जाता है तब ये माइनस हो जाती हैं। तो ये बात इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसे ख्याति के रूप में हम जानते हैं हिंदी में। ये बिजनेस के फेमस होने के कारण हमें मिलती है, तो इससे भी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी कारण से हमारे व्यवसाय में लाभ अतिरिक्त हो जा रहे हैं, हमारी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जा रहे हैं, तो वो हमारी गुडविल के कारण होते हैं। तो उस गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारी गुडविल इस वर्ष कुछ बढ़ी है तो ये प्लस हो जाती है, उसमें किसी कारण से अगर कमी आई है तो ये माइनस हो जाती है। ये भी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये हमारी संपत्तियां रही। इस सूत्र में इन संपत्तियों को कैलकुलेट करने में इन सारे हेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बताया कि किन कारणों से ये संपत्तियां प्रभावित होती हैं, किन उद्देश्यों के कारण, किन क्रियाओं के कारण इन संपत्तियों के मूल्य में प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है पूंजी। पूंजी के रूप में हम जानते हैं कि व्यवसाय का मालिक
व्यवसाय को प्रारंभ करने में जो धनराशि लगाता है वो पूंजी कहलाता है। इसे एक दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो हम बता सकते हैं कि व्यवसाय की संपत्तियों पर व्यवसाय के मालिक का जो अतिरिक्त धन होता है वो हमारा, या जो व्यवसाय की संपत्तियों पर व्यवसाय के मालिक का जो प्रभार होता है, अतिरिक्त प्रभार होता है, वो पूंजी कहलाता है। पूंजी, जब भी कोई मालिक व्यवसाय में पूंजी इन्वॉल्व करता है तो उस पूंजी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे वो इसे तीन तरह से इंट्रोड्यूस कर सकता है। या तो वो व्यवसाय में कैश लगा देगा, या उसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई माल पड़ा हुआ है जिसका क्रय विक्रय करना है तो उसे एज ए स्टॉक इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में, या फिर उसके पास कोई संपत्ति है उसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। सपोज दैट कोई व्यवसाय चलाना है, उस व्यवसाय में सोफा की आवश्यकता है, चेयर की आवश्यकता है, टेबल की आवश्यकता है, और ये सारी चीजें व्यवसाय का जो मालिक है वो अपने घर से उठा के ले जाके व्यवसाय में लगा दे रहा है, तो ये सारी पूंजी क्रिएट करती हैं। इन्हें भी हम पूंजी की श्रेणी में रखते हैं। या जैसे कोई किराने की दुकान है तो उसमें व्यक्ति के घर में एक बोरा धनिया रखा हुआ है, तो उस धनिया को उठाकर व्यवसाय में डाल दे रहा है बेचने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो धनिया स्टॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में पूंजी के रूप में, पूंजी को तीनों रूपों में लगा सकता है। कैश के रूप में भी लगा सकता है, स्टॉक के रूप में भी लगाता है, और संपत्ति के रूप में भी लगा सकता है। तो ये भी हमें उस कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा कि अगर व्यवसाय का ओनर जो है वो किस चीज को दे रहा है और वो चीज किस रूप में काम कर रही है, वो गुड्स के रूप में काम कर रही है या एसेट्स के रूप में काम कर रही है, और ये किस कारण से कैपिटल का रूप धारण करती है, इस बात को भी हमें यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये हमारी कैपिटल होती है तो हमारे कुछ व्यवहारों से हमें लाभ होता है और कुछ व्यवहारों से हमें हानियां होती हैं। तो अगर व्यवसाय में लाभ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई 40,000 रुपए की संपत्ति है और इसे आपने 50,000 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का फायदा हुआ। संपत्ति न लेकर हम इसको स्टॉक के रूप में ले लेते हैं कि अगर 40,000 के स्टॉक को आपने 50,000 में बेच दिया तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसी का जस्ट अपोजिट, यदि आपने 50,000 रुपए के स्टॉक को 40,000 में सेल कर दिया तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का नुकसान होता है। तो जब आप 10,000 का ये फायदा देख रहे हैं तो इस फायदे को कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है, और लॉस को ऐसे ही माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में भी आपसे चर्चा हम कर चुके हैं। जब व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या तो व्यवसाय से धन निकाल ले या व्यवसाय से पूंजी कोई माल निकाल ले, धन मतलब रोकड़ के रूप में भी वो ड्राइंग्स कर सकता है और वो गुड्स के रूप में, स्टॉक के रूप में भी ड्राइंग्स कर सकता है। सपोज दैट कोई व्यवसाय का मालिक है, उसने व्यवसाय से पैसे निकालकर अपने लिए मार्केट से शर्ट खरीद ली, तो वो जो पैसा निकाला वो भी ड्राइंग्स कहा जाएगा। और यदि उसकी गारमेंट्स की शॉप है और उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए उसे शर्ट निकाल के पहन ली, तो वो भी ड्राइंग्स कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि ओनर, व्यवसाय का मालिक ड्राइंग्स करता है तो उस ड्राइंग्स को भी हम कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस चीज को भी देखना होगा कि जहां पे हमारी कैपिटल होगी वहां पे लगभग इन सारे हेड्स के साथ हमें वर्क करना होगा। ये देखना पड़ेगा कैपिटल किन रूपों में लगी है, ये भी देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर बिजनेस का ओनर ड्राइंग्स कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल से माइनस होगी। इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सूत्र का जो लास्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज के नाम से, दायित्व के नाम से। तो इनसाइड लायबिलिटीज और आउटसाइड लायबिलिटीज में अंतर यह है कि व्यवसाय के ओनर के द्वारा या व्यवसाय के पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उसे हम इनसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं, और आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब व्यवसाय के मालिक से हटकर बाहर के जो व्यक्ति हैं, अगर उनका कुछ दायित्व व्यवसाय को पेमेंट करना है तो उसे हम आउटसाइड लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने इनसाइड और आउटसाइड दोनों को मेंशन कर लिया है।
तो यहाँ पे देखते हैं लेनदार, ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो लेनदार कहलाते हैं। अब इनकी मूल्य में प्रभाव कैसे पड़ेगा? भाई जब जब हम उधार माल खरीदेंगे तब तब लेनदारों की मात्रा में वृद्धि होगी, और जब जब हम उन लेनदारों को पेमेंट करेंगे तो उन लेनदारों की मात्रा में कमी होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उधार माल खरीदने पर लेनदार बढ़ेंगे और उन लेनदारों को कैश भुगतान करने पर लेनदारों की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है देय विपत्र, बिल्स पेबल। जैसे हमारा बिल्स रिसेबल था, मींस हमारा कोई देनदार है और उसने हमें बिल दे दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारा बिल्स पेबल क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर किसी लेनदार ने हमारे द्वारा लिखे गए बिल पर हमें स्वीकृति दी है, किसी लेनदार के लिखे गए बिल पर हम स्वीकृति देते हैं तो वो हमारा बिल्स पेबल होगा। तो जब जब हम स्वीकृति देते हैं हमारा बिल्स पेबल क्या होगा? बढ़ेगा, और जब जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारा बिल्स पेबल क्या होगा? माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अदत्त। इसके बारे में भी देखिए, अदत्त ये सारे एक जैसे नेचर के हैं। अदत्त व्यय, अदत्त व्ययों में कई व्यय आ सकते हैं, अदत्त वेतन, अदत्त मजदूरी, अदत्त किराया, अदत्त ब्याज, अदत्त कमीशन, इस तरह से ढेर सारे। अदत्त मीन्स आउटस्टैंडिंग, मीन्स जिन चीजों को हमने यूज कर लिया है, जिन फैसिलिटीज को या जिन सर्विसेज को हमने एडॉप्ट कर लिया है बट उसकी वैल्यू को पे नहीं किया है, वो हमारे आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं, अदत्त कहलाते हैं। तो चाहे हमने कोई खर्चा हो वो उसको यूज कर लिया और हमने पेमेंट नहीं किया, या हमने किसी से काम करा लिया, वेतन अभी नहीं दिया है, किसी से मजदूरी करा ली, नहीं दिया है, किसी के मकान को हम यूज कर रहे हैं, हमने किराया नहीं दिया है, तो ये सारी स्थितियां आउटस्टैंडिंग होती हैं और ये हमारे आउटसाइड के होते हैं, बाहर के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसे आउटसाइड लायबिलिटीज या क्रेडिटर के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है तो जब जब हम लोन लेंगे तो इस लोन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, और जब हम लोन को पे करेंगे तो लोन की मात्रा क्या होगी? घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों से ऋण। जो व्यवसाय के साझेदार होते हैं ये इनसाइड लायबिलिटीज कहलाती है हमारी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यवसाय के साझेदार ने लोन दिया है तो भी लायबिलिटी है, लेकिन वो इनसाइड लायबिलिटी है, इसे भी हम लायबिलिटी में शो कराएंगे। तो जब जब हम अंदर के साझेदार से अपने ऋण लेंगे वो लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, और जब हम उसके ऋण को पे करेंगे तो लायबिलिटी हमारी घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य पक्षों से ऋण, मींस बैंक से भी ऋण ले सकता है, पार्टनर से भी लोन ले सकता है, या दूसरे व्यक्ति मित्रों से ऋण ले सकता है, रिश्तेदारों से भी ऋण ले सकता है, तो इसे हमारे अदर सोर्सेज ऑफ लोन कहे जाते हैं। इनसे भी अगर लोन लेता है तो लोन की मात्रा बढ़ेगी, लायबिलिटीज हमारी बढ़ेंगी, और जब उसे पे कर देता है तो ये मात्रा क्या होगी? घट जाएगी, वैल्यू उसकी घटेगी। तो इस वीडियो में मेनली हमने देखा हमारा सूत्र क्या है, तो सूत्र आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट्स में कौन कौन से हेड होते हैं ये मैंने आपसे विस्तृत चर्चा कर लिया है। कैपिटल में कौन कौन से हेड होते हैं, किस तरह की एक्टिविटी की जाती है, इस पे भी आपसे बात हो चुकी है। और दायित्व क्या होते हैं, इन दायित्वों की मात्रा में बढ़ोतरी कैसे होती है और कमी कैसे होती है, इसके बारे में भी हमने आपसे विस्तृत बातें कर ली हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र के जितने भी एलिमेंट्स हैं, समीकरण के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनको आप एक बार दो बार जरूर समझ लें, इस वीडियो को भी 2 बार 3 बार देख लें। इसमें मुख्य रूप से उस बात पे विशेष ध्यान दें कि किन कारणों से किस चीज की मात्रा में कमी होती है और किस चीज की मात्रा में वृद्धि होती है। इस चीज को विशेष फोकस करके 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।